नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और ये इस कोर्स में हम कंप्लीट पावर सिस्टम को स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक को स्टडी करना है इस कोर्स में। ओके, तो फर्स्ट हम लोगों ने पावर सिस्टम को वेरियस सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। जिसमें फर्स्ट सेक्शन है ट्रांसमिशन। ठीक है, और इन ट्रांसमिशन में हम लोगों को बेसिकली क्या स्टडी करना है, बेसिक्स, ट्रांसमिशन के जो बेसिक्स हैं उसको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड हम लोग वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल को स्टडी करेंगे, क्या अपना सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड पावर फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, ये थर्ड टॉपिक होगा। फोर्थ होगा आपके पास लोड फ्लोज। ओके, फोर्थ टॉपिक है लोड फ्लो। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ट्रैवलिंग स्पीड। ओके, तो जितने भी आपके पास टॉपिक्स हैं ये सभी टॉपिक्स ट्रांसमिशन के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट सेक्शन हम लोग ट्रांसमिशन को खत्म करेंगे, ट्रांसमिशन में ये सभी टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे और इसके रिगार्डिंग हम कुछ जो प्रीवियस गेट में क्वेश्चन आए वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है आपके पास कोरोना। ओके, और कोरोना वाले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करना, केबल्स को स्टडी करेंगे, इंसुलेटर्स को स्टडी करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टडी करेंगे। ओके, ये कंप्लीट आपके पास पावर सिस्टम कोर्स है और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम लोग सब कुछ गेट के हिसाब से देखेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड सेक्शन है जिसको हमने पावर सिस्टम को डिवाइड कर रखा है वो है आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर। और इकोनॉमिक फैक्टर में हमको स्टडी करना है जनरेशन, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच और लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, ये सभी टॉपिक हमको डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट हमको स्टडी करना है फॉल्ट एनालिसिस। ओके, तो पावर सिस्टम में जो भी जितने भी टाइप के आपके पास फॉल्ट होते हैं सबके फॉल्ट कैलकुलेशन के लिए हमको फॉल्ट एनालिसिस को स्टडी करना है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आएगा स्टेबिलिटी। ओके, ये भी आपके पास पावर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी को। तो नेक्स्ट आपके पास हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटेक्शन एंड डिलेज। ओके, तो पावर सिस्टम को स्टडी करने के लिए पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को भी हम लोगों को स्टडी करना है और प्रोटेक्शन पर्पज के लिए हम लोग रिलेज का यूज करते हैं, तो उन सभी डिवाइसेस को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, गेट गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो लास्ट में आपके पास एप्लीकेशन को स्टडी करना है, तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एचवीडीसी सिस्टम को हम लोग स्टडी करेंगे, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम। और नेक्स्ट हम लोग इस कोर्स में आप क्या क्या बुक रेफर कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके पास है बुक्स। फर्स्ट आपके पास सीएल वाधवा है। ठीक है, सीएल वाधवा बुक को हम रेफर कर सकते हैं। सेकेंड आपके पास स्टीमसन, ये फॉरेन राइटर को अगर आपके पास रेफर करना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स तो स्टीमसन बुक को रेफर कर सकते हैं। एलगार्ट, ये भी आपके पास फॉरेन राइटर की बुक है। नेक्स्ट आपके पास है नागानाथ इन कोठारी, ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं। पीडी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है किम्बर और नेक्स्ट आपके पास है कोर्स इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बाय जेबी गुप्ता। तो ये आपके पास बहुत सारी बुक है। और जनरली अगर आप स्टडी की बात करें तो हम लोग बेसिकली सीएल वाधवा बुक को ज़्यादा रेफर करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना, इंडियन ऑथर को हम लोग ज़्यादा रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नागनाथ कोठारी को रेफर करते हैं। ठीक है, और समटाइम हम लोग जेबी गुप्ता को भी रेफर करते हैं। ये आपके पास मेनली बेसिक बुक है जिसको हम लोग को रेफर कर सकते हैं आप लोग स्टडी पर्पज के लिए। ठीक है, बाकी ये नोट्स आपके पास आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसकी बात करें, वेटेज की बात करें, पावर सिस्टम का कितना आपके पास किस एग्जाम में वेटेज है हम लोग उसको देख सकते हैं। अगर अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ईएस की बात करें, आईईएस की बात करें, तो आईईएस में टोटल मिला के 80 मार्क्स का आपका आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट। और इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स के आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के। ठीक है, और अगर आप अदर पीएसयू एग्जाम की बात करें, गेट एग्जाम की बात करें, तो गेट और पीएसयू में आपके पास ऑलमोस्ट इसका जो वेटेज है वो आपके पास 8 से 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो हर साल 8 से 10 नंबर का इसमें से आता ही है, ये आपके पास इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके पास ट्रांसमिशन को स्टार्ट करूंगा मैथ्स क्लास में, और इसमें जो भी बेसिक्स है सब बेसिक्स टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट
अगर मैं किसकी बात करता हूँ, बेसिक की बात करता हूँ, फर्स्ट मुझे स्टडी करना है सिंगल लाइन डायग्राम इसका पावर सिस्टम। तो अगर मैं किसी पावर सिस्टम की बात करूंगा तो पावर सिस्टम की मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है आपके पास जनरेशन। फर्स्ट कंपोनेंट होता है जनरेशन। सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, ट्रांसमिशन। फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट होता है आपके पास ट्रांसमिशन और थर्ड कंपोनेंट होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मुझे किसी भी पावर सिस्टम को स्टडी करना है तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। फिर जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हुई है उसको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे ट्रांसमिट करना पड़ेगा बाय यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से मुझे ट्रांसमिशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट में जहाँ पे आपके पास कंज्यूमर कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपके पास अपना घर है, इंडस्ट्री है, आपका कॉलेज है, तो जिसकी भी बात कर सकते हैं वो सभी आपके पास कंज्यूमर होते हैं। और कंज्यूमर में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो फर्स्ट आपके पास जो सिस्टम होता है वो आपके पास होगा डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आपके पास जनरेशन, सेकंड होता है आपके पास ट्रांसमिशन, थर्ड होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये आपके पास जो डायग्राम बना हुआ है सिंगल लाइन डायग्राम पावर सिस्टम। तो सिंगल लाइन डायग्राम में सबसे पहले मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करना है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेशन। तो ये आपके पास हो गया जनरेशन, ये जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी को मैंने क्या किया, यहाँ से जनरेट, ये हो गया आपके पास जनरेशन। ओके, तो जनरली हम लोग अगर किसकी बात करें, जनरेशन की बात करें, तो जनरेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर का, बस जनरेटर का यूज करते हैं। तो जनरली आपके पास जो भी जनरेटिंग प्लांट होते हैं, जनरेटिंग प्लांट में आपके पास जनरेटिंग जो जनरेटर कनेक्टेड होता है, जनरेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, इसलिए उसका नाम है जनरेटर। ओके, तो वहाँ पे आपके पास किस टाइप के जनरेटर कनेक्टेड होता है, सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, तो सिंक्रोनस जनरेटर से जो अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो आपके पास ऑलमोस्ट होती है 11 केवी पावर जनरेट करते हैं, 11 केवी वोल्टेज जनरेट करते हैं। एक्चुअल में आपके पास ये जो वेरिएशन है वो 11 केवी से 15 केवी के बीच में कुछ ना कुछ वेरी करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट सिंक्रोनस जनरेटर की हेल्प से, चाहे वो आपके पास थर्मल पावर स्टेशन हो, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, हाइड्रो पावर स्टेशन हो, ठीक है, कोई भी आपके पास पावर स्टेशन हो, वहाँ से मैंने जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया है वो आपके पास है 11 केवी से 15 केवी के बीच में, 15 केवी के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को मैंने जनरेट कर ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पावर को ट्रांसमिट करना। ठीक है, और आप लोगों को मालूम होगा कि अगर ये आपके पास क्या है, जनरेटर, ठीक है, तो जनरेटर का वोल्टेज आपके पास गिवन है, मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल 11 केवी गिवन है। तो जो भी आपके पास जनरेटर है, तो जनरेटर में उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी होगा और रिएक्टेंस भी होगा, ये आपके पास गिवन होगा। तो अपन आगे स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आप लोगों ने देखा भी होगा इलेक्ट्रिकल मशीन में जो भी आपके पास मशीन को अपन स्टडी करते हैं उसका अपन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस भी होगा और रिएक्टेंस भी होगा। तो ये आपके पास मान लो वो आपके पास रिएक्टेंस गिवन है ना। जनरली आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू रिएक्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। इसलिए अपन लोग जब हैवी वोल्टेज की बात करते हैं तो हैवी वोल्टेज में अपन लोग रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेते हैं। तो अपन सिर्फ किसकी बात करते हैं, रिएक्टेंस की बात। ये आपके पास मान लो वो रिएक्टेंस है जिसको मैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलता हूँ उस जनरेटर का। तो अगर मैं क्या करूंगा, मुझे मान लो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करंट की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए 11 के को मुझे एक्सेस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा नहीं होती, कम ही होती। तो आपके पास जो करंट है उस करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। कि आपके पास करंट होगा वो भी आपके पास किसमें होगा, किलो एम्पियर में होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस किलो एम्पियर करंट को किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करूंगा तो इसमें आपके पास लॉसेस ज्यादा होगा। तो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए आपने क्या किया, किसका यूज किया, आपने ट्रांसफार्मर का यूज किया। ठीक है, तो जब भी अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस ना हो इसलिए अपन किसका यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपके पास जो डिवाइस कनेक्टेड है, इस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। ये आपके पास डिवाइस है ट्रांसफार्मर। ओके, और ये आपके पास जनरली अपन क्या करेंगे, आपको मालूम है ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल से क्या होता है। अगर मैं किसकी बात करूँ, ट्रांसफार्मर की बात करूँ, तो ट्रांसफार्मर में आपके पास ये रिलेशनशिप आपको मालूम होगा, E2 डिवाइड बाई E1 इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2। मतलब आपके पास इसमें वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर की जिस साइड का वोल्टेज लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, उस साइड का करंट लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उस साइड का करंट लेवल क्या होगा आपके पास, कम होगा। उस साइड का करंट लेवल आपके पास कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो आप क्या करते हैं, अगर मुझे क्या करना है, लॉन्ग डिस्टेंस में पावर को ट्रांसमिट करना है,
तो लॉन्ग डिस्टेंस में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वोल्टेज लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपके पास करंट लेवल कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं किसका यूज करूंगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करूंगा। तो ये आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे, ये सिंबल आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसके लो वोल्टेज वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बड़ा सर्कल इसके हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन दोनों को अपने जब ओवरलैप किया, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक कपलिंग को ये रिप्रेजेंट, ठीक है। और इसको अपन किस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं? इसको अपन इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसको अपन इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसफार्मर का ही डायग्राम, ठीक है। तो ये लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पे आपने क्या किया? वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया। तो मैंने 1115 केवी से 220 केवी तक मैंने वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया, है ना। अपने अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा अगर मान लो आपको और लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है, तो मैं वोल्टेज लेवल को और बढ़ाता जाऊँगा, इसके बाद ट्रांसफार्मर का यूज़ करता जाऊँगा, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास जो सबस्टेशन कनेक्टेड होते हैं, तो सबस्टेशंस में जो आपके पास मेन डिवाइस जो कनेक्टेड होती है, वो ट्रांसफार्मर ही कनेक्टेड होती है। तो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने के लिए आपको सबस्टेशन डिजाइन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने क्या किया, वोल्टेज लेवल बढ़ा दिया। वोल्टेज लेवल बढ़ाने से होगा क्या? करंट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। जो आपके पास करंट था आई, वो आपके पास कम हो गई। अब मैंने क्या किया? ट्रांसमिशन लाइन का यूज किया, और ट्रांसमिशन लाइन का यूज करके अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करके ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपके पास ट्रांसमिट होगी, अब मुझे क्या करना है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 200 केवी को 11 केवी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, देन उसको हमको ट्रांसमिट करना है, और ट्रांसमिशन करने के लिए हम ट्रांसमिशन वायर का यूज करेंगे, और ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस पावर पे हमने जनरेट किया था, तो हमें वोल्टेज लेवल को उसी वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आपके पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट हम 20 केवी को 132 केवी की फॉर्म में कन्वर्ट, नेक्स्ट 132 केवी को 33 केवी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 33 केवी से 11 केवी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और लास्ट में आपके पास जो भी आपके पास 11 केवी वोल्टेज है, उसको 44 केवी की फॉर्म में कन्वर्ट। ये आपके पास कंप्लीट पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपके पास वोल्टेजेस गिवन होते हैं, ये सभी वोल्टेजेस आपके पास क्या कहलाते हैं? लाइन टू लाइन वोल्टेज कहलाते हैं, है ना। कि अगर आप पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो पावर सिस्टम है, वो थ्री फेज सप्लाई पे मेनली वर्क करता है। बल्क इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बल्क पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बल्क पावर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, थ्री फेज सप्लाई का यूज करते हैं। और जो भी आपके पास वोल्टेजेस गिवन है, लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन है, और लाइन टू लाइन वोल्टेज में मेनली क्या गिवन है? ये आरएमएस वोल्टेज गिवन है। कि आपको गिवन होगा वो कौन सा वोल्टेज? आरएमएस वोल्टेज गिवन होगा। यहाँ पे आपके पास अगर बात करें, ये सभी आपके पास लाइन टू लाइन वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, ओके। 400 केवी, 11 केवी, 30 केवी, 130 केवी, केवी 66 केवी, 765 केवी, ये सभी वोल्टेजेस आपके पास क्या होते हैं? आरएमएस वोल्टेज, ओके। और अगर मैं फेज वोल्टेज की बात करूँ, इसका फेज वोल्टेज कितना होगा? 230 वोल्टेज अपने पास फेज वोल्टेज है। ये सभी आरएमएस वोल्टेज है आपके पास 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई के लिए। थ्री फेज सप्लाई के लिए यूज करते हैं, ओके। और अगर आप सिंगल थ्री फेज सप्लाई के लिए 440 वोल्ट का यूज करते हैं, और अगर थ्री फेज सप्लाई की बात करेंगे 0.20 वोल्ट का अपन यूज करते हैं, ये आपके पास जनरली, ओके। और जितने भी आपके पास आपने देखा होगा कि अपन 11 केवी को 33 केवी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 66 को आपने 132 की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 1050 केवी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये जितने भी आपके पास वोल्टेजेस होते हैं, ये सभी वोल्टेजेस एक्चुअल में 11 के मल्टीपल में होते हैं। सभी वोल्टेज आपके पास 11 के मल्टीपल, 11 के मल्टीपल होने का रीजन ये होता है कि अपन किसका यूज करते हैं? फॉर्म फैक्टर का यूज करते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो ये सभी वोल्टेज आपके पास मेनली वोल्टेज इसी नंबर में होने का रीजन क्या होता है? ये 11 के मल्टीपल में होते हैं। और यहाँ पे अपन किसका यूज करते हैं? फॉर्म फैक्टर का यूज करते हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि अगर आपके पास फॉर्म फैक्टर मालूम है कि 1.11 के, ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास आरएमएस वोल्टेज होगी। अगर मान लो किसी कारण से मुझे आरएमएस वोल्टेज की एवरेज वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्ट एवरेज वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। इसलिए मैंने ये किसका यूज करते हैं अपन लोग? फॉर्म फैक्टर का यूज करते हैं, ओके।
और पर लेकिन आजकल अगर अपन किसकी बात करें, लेटेस्ट सिस्टम की बात करें, तो लेटेस्ट सिस्टम में आपके पास नाउडेज 400 केबी और 765 केबी का अपन यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास 11 की मल्टीपल में नहीं है, आर द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 1.0। ठीक है, फॉर्म फैक्टर के मल्टीप्लाई में नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी अपन ने इम्प्रूवमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होने की वजह से आप जितने भी आपके पास वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है, ये 400 केबी और 765 केबी की आपके पास 11 की मल्टीपल में नहीं। ओके, ये आपके पास कुछ बेसिक्स पावर सिस्टम। ठीक है, आपके पास क्या ट्रांसमिशन होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या जनरेशन होता है। ठीक है, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर अपन किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो हर सब्जेक्ट के पीछे एक कारण होता है कि उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस सब्जेक्ट से हम क्या क्या समझ सकते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें क्या क्या टॉपिक को स्टडी करना है, पावर सिस्टम। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम में मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर किलो वाट आवर इज टू मिनिमाइज। जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर अपन लोग जनरेट करते हैं, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं उसकी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो जो भी आपके पास कॉमन पीपल है, जो भी आपके पास जनरल आदमी है, वो उसको अफोर्ड करता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये कि कॉस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर की कम हो, मिनिमम होना चाहिए। और इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग मेनली 3 टॉपिक को स्टडी करेंगे। जनरेशन को स्टडी करेंगे, कैसे जनरेशन होता है। सेकंड आपके पास है इकोनॉमिक फैक्टर को स्टडी करेंगे, क्या क्या इकोनॉमिक कंसिडरेशन अपन लेके चलते हैं। तो थर्ड अपन देखेंगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। ओके, कि आपके पास जो जनरेटिंग प्लांट है वो लोड को बैलेंस करने के लिए मोस्ट इकोनॉमिकली कैसे ऑपरेट हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे भी आपके पास अगर जनरेटर की कॉस्ट इकोनॉमिकल होगी, ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल सिस्टम भी आपके पास क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, और आपके पास सस्ता होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपकी सस्ती होगी, एफोर्डेबल होगी। ठीक, एफोर्डेबल होगी। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव है our rated voltage and frequency has to be supplied to the consumer. ओके, जैसे अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपके पास जो वोल्टेज लेवल है वो कितना होना चाहिए, 230 होना चाहिए, और जो फ्रिक्वेंसी वो कितनी होना चाहिए, 50 हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपके पास कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर के पास जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है वो आपके पास इसी रेटिंग के होते हैं, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई की अगर बात करूँ, तो ये आपके पास जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए कंज्यूमर साइड इतना ही वोल्टेज आपको पहुंचाना है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। किसी कारणवश से वोल्टेज आपके पास कम ज्यादा हो जाता है, किसी कारणवश से फ्रिक्वेंसी भी आपके पास कम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को मुझे समझना पड़ेगा। इसलिए आपके पास इस पॉइंट को समझने के लिए अपन किस किस टॉपिक को लेकर चलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल एंड लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। ओके, कि अपन वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं और लोड के साथ जो फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन होता है उसको कैसे अपन कंट्रोल। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि रेटेड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या होना चाहिए, हैज टू बी सप्लाइड टू द कंज्यूमर। मतलब आपके पास एक कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी ही आपको सप्लाई करना है। ठीक है, ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव। ये मेरा थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये रिलायबल पावर सिस्टम, द पावर सप्लाई हैज टू बी अवेलेबल। ओके, रिलायबल वर्ड का मतलब ये होता है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, है ना, मतलब सिस्टम आपको रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपको कभी मिल रही है कभी नहीं, है ना, अपन उस पर भरोसा कर सके कि ये मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। जैसे आपके पास मान लो हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में मान लो कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है और तभी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपके पास जो रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल पावर सप्लाई होना चाहिए। तो रिलायबल सप्लाई को स्टडी करने के लिए मैं स्टडी करूंगा पावर जनरेशन मेथड, कैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी को कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसमिशन, कैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपन एचवीडीसी सिस्टम को स्टडी करेंगे और एचवीएसी सिस्टम को स्टडी। ठीक है, अगर मुझे बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है ना, और मान लो 500 किलोमीटर के ऊपर की लाइन है तो हम एचवीडीसी सिस्टम का यूज करते हैं, और अगर 500 किलोमीटर से छोटी लाइन है तो एचवीएसी सिस्टम का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास मेरा थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपके पास पावर सिस्टम रिलायबल ऑपरेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हैज टू बी यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग द फॉल्टी सेक्शन एंड कीपिंग द अदर सेक्शन हेल्दी।
ओके, अगर आप इसकी बात करेंगे, पावर सिस्टम की बात करेंगे, तो पावर सिस्टम में आपने देखा होगा कि आंधी तूफान वगैरह से कुछ ना कुछ आता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जो मशीनें होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसको शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपके पास उस सबको उस मशीनों को बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपका। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपन स्टडी करेंगे, फॉल्ट एनालिसिस को स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन किसको स्टडी करेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन स्टडी करेंगे। कैसे आपके पास फॉल्ट हो सकते हैं, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। उस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए, उस फॉल्ट से बचने के लिए हम लोग किस किस स्विच गियर टाइप की स्विच गियर और प्रोटेक्शन डिवाइस का अपन यूज करें, इस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को स्टडी करना है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मोर स्टेबल जनरेटर्स are are to be used so that they should not lose synchronism under faulty condition. Okay, तो जैसे आपके पास फॉल्ट कंडीशन आती है तो आपके पास जो जनरेटर्स होते हैं तो जनरेटर्स अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास जनरेटर खराब हो गया, जनरेटर अनस्टेबल हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा, पूरा सिस्टम बंद पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे किसको स्टडी करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी को स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपन फर्स्ट स्टेबिलिटी वाला टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके, और लास्ट जो सिक्स ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास है फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर हैज टू बी अवेलेबल। मतलब आपके पास अगर मुझे क्या करना है, पावर को ट्रांसमिट करना है, तो पावर को ट्रांसमिट अपन ऐसा नहीं है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का यूज करें, अपन हो सकता है कि पावर केबल्स का यूज करें, ग्राउंड केबल का यूज करें। ओके, और कभी कभी आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आपके पास कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उसको भी कम ज्यादा करने के लिए अपन फैक्ट डिवाइसेस का यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो ये अपन दो टॉपिक इस चीज को अचीव करने के लिए अपन स्टडी करें। ओके, तो ये आपके पास सम बेसिक्स पॉइंट है जो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। इस फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि आपके पास क्या पावर सिस्टम में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, उसका वेटेज के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, पावर सिस्टम के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स मैंने हल्के फुल्के बेसिक्स पॉइंट्स बताए। नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव बताया पावर सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेंगे और ट्रांसमिशन के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।